हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे राइज हिमाचल पे। तो आज से हम एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक रहेंगी। डेली मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, या हिमाचल के एग्ज़ाम हो। लाइकवाइज आपके सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, आपका जो है क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया, यानी कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, साइंस तो पूछी जाती है। और बेस्ट तरीका है दोस्तों साइंस पढ़ने का, आप एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ें। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ऑथेंटिक तरीका है, और इससे आपकी सारी साइंस कवर हो जाएगी। आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। और आप ये एनसीईआरटी का लेक्चर फर्स्ट मेरे साथ पढ़ सकते हैं आज, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हमारा पहला लेक्चर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले बात आती है क्रॉप चीज़ क्या है। तो क्रॉप क्या चीज़ होती है दोस्तों, जैसे कि हमारी ये लैंड है, लैंड में हम एक ही प्रकार के जो हम फसल उगाते हैं, जैसे कि वीट उगाई हमने सभी। हम ऐसे तो नहीं करते कि यहाँ पे एक दाना वीट का लगा दिया, एक राइस का लगा दिया, एक कुछ और का लगा दिया। तो ये ऐसे तो हम चीज़ें परफॉर्म नहीं करते। हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं कि एक ही प्रकार की एक ही फसल हम एक जगह पे हम लगाते हैं, तो वही हमारी टर्म बन जाती है क्रॉप। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें इसे क्रॉप बोल देते हैं। तो उसके बाद चलते हैं हम, क्या है एक्चुअली में प्लांट जो रहते हैं दोस्तों, आपको पता है प्लांट जो रहते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, बट हम जो ह्यूमंस रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं, हम अपना फूड नहीं बना सकते खुद, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ह्यूमन बींग्स आइदर डिपेंड अपॉन, हम डिपेंड रहते हैं चाहे एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे। तो ये हम कुछ चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बात आती है कि इतनी सारी पॉपुलेशन है इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की, हम अपनी कंट्री की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम इतनी ज़्यादा जो है क्रॉप कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए टर्म यूज़ की गई दोस्तों एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो पुराने टाइम में बात की जाती थी, तो ये चीज़ होती क्या है। पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड और शेल्टर की तलाश में, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे, पहले तो उन्हें क्रॉप का पता नहीं था कि क्या होती है क्रॉप्स, तो वो रॉ फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर लेते थे, वेजिटेबल्स वगैरह। तो उसके बाद उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। हंटिंग से उन्हें धीरे धीरे कल्टीवेशन का भी पता चल गया, और फिर उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। उसी से टर्म बनती है एग्रीकल्चर निकल के आती है। जब उन्होंने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया तो उसे एग्रीकल्चर का नाम दे दिया गया। और ये क्रॉप जो रहती है हमारी, ये डिपेंड करती है रीजन, टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट कैसा है, और जो हमारी ह्यूमिडिटी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होगी, इन सभी पे डिपेंड करता है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, वहाँ को आपको डिफरेंट जो है फसल देखने को मिलेगी। साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहाँ पे डिफरेंट फसल आपको देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ पे डिफरेंट फसल देखने को मिलेगी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। ये आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा जाता है कि खरीफ क्रॉप्स क्या रहती हैं और रबी क्रॉप्स क्या रहती हैं, बट फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टर्म में। कि इसमें खासकर पूछ लिया जाता है कि वीट जो है ये कौन सी क्रॉप है। ठीक है, तो वीट जो है ये रबी क्रॉप्स है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये कौन सी क्रॉप में, ये रबी में आती है या खरीफ में आती है। तो आज हम कुछ इस बातें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले बात आती है खरीफ क्रॉप्स की। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स क्या है, ये रेनी सीजन में प्रोड्यूस करने वाली चीज़ है, यानी कि जून टू सितंबर में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे पैडी आ गया, मेज़ आ गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट और जो कॉटन हो गई, ये सभी चीज़ें खरीफ में आ जाती हैं। नेक्स्ट आती है बात राबी क्रॉप्स की। तो राबी क्रॉप्स जो रहती हैं, ये है हमारी विंटर सेशन में यूज़ होती हैं। विंटर सेशन में हम इन्हें उगाते हैं, यानी कि अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, जो खरीफ क्रॉप्स रहती है ये हमारी चलती है जून टू सितंबर तक, यानी कि रेनी सीजन जब रहता है, और विंटर सेशन में रहती है हमारी राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं, जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड आ गया, जो सीड्स वगैरह रहते हैं, तो ये हमारी राबी क्रॉप्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह रहते हैं, वो हमारे मेनली समर सीज़न में हम उगाते हैं उनको।
तो ये कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स बात आती है कि हम फसल को उगाते कैसे हैं। तो ये सब स्टेप्स हैं जिससे हम फसल को उगाते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, उसके बाद सोइंग करते हैं यानी बीज रोपण करते हैं, उसके बाद पेस्टिसाइड्स जो मैन्योर जो है, फर्टिलाइज़र जो है, खाद वगैरह वो देते हैं, उसके बाद इरिगेशन पानी वगैरह लगाते हैं, उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स जो आसपास का घास वास है उसके लिए हम कुछ छिड़काव करते हैं, स्प्रे वगैरह। उसके बाद हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, जो फसल काटते हैं हम, फिर स्टोरेज हम कहाँ रखते हैं ग्रेन्स को। तो ये सब बातें वन बाय वन मैं सभी को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप टकटकी लगाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे की जाती है दोस्तों? तो ये कैसे की जाती है कि सबसे पहले जो है खेतों को जोता जाता है, जैसे हल या ट्रैक्टर के थ्रू। तो जो सॉइल जो रहती है इसे हम लूज़ करते हैं, जो लूज़न की जाती है सॉइल, ताकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अच्छी तरह पनप पाएँ। जैसे कि हमारी अर्थ वॉर्म्थ रहेगी, वो हमारे लिए क्रॉप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ह्यूमस प्रोवाइड करवाती है हमारी फसल को। तो इसलिए हम खेतों को जोतते हैं, जो हमारा बैक्टीरिया भी रहता है, ताकि और मेन कारण तो ये रहता है इसका कि जो हमारी प्लांट्स की जो रूट्स रहती हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर सकें, नीचे तक जा सकें, ताकि वो इजीली और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, अगर हमारी रूट्स ही इतनी डीप नहीं है, सॉइल में जा ही नहीं रही हैं, तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा आपको उन्हें सॉइल से? तो सॉइल में तो है जो अपना नाइट्रोजन मेनली जो रहता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये ऑल न्यूट्रिएंट्स जो है ये अब्जॉर्ब करता है, तभी हमारा प्लांट जो है इंक्रीज़ करता है, ग्रोथ करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इस लेक्चर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक्चुअल में लूजनिंग ऑफ सॉइल को हम बोलते क्या हैं? तो इसको हम टिल्टिंग और प्लगिंग बोलते हैं। प्लगिंग जैसे कि मैंने बोला हल जोतते हैं, ये तो विलेजेस में आज भी परफॉर्म की जाती है ये चीज़। ये कुछ चीज़ होती है जैसे कि ये वुडन की, ठीक है, इसे प्लग शाफ्ट बोल देते हैं, वुडन का जो ये है पार्ट है, और इसे प्लग शेयर बोलते हैं। ये नीचे वाला पार्ट प्लग शेयर रहता है। तो इसके थ्रू जो हम लैंड को लूजन करते हैं, ठीक है। विलेजेस में अभी भी ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, आपने भी देखा होगा। और ये प्लगिंग इसके थ्रू की जाती है, और एक होई रहता है टूल जिसके थ्रू ये सेम ही चीज़ की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। तो ये जो चीज़ है होई, इसका नाम है होई। ये हालांकि मैंने तो आज तक यहाँ पे ये टूल देखा नहीं है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी के थ्रू भी ये चीज़ परफॉर्म की जाती है। और आजकल के टाइम पे तो आपको पता है कि ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए। तो हमारी प्रिपरेशन तो होगी, फर्स्ट पहला पार्ट रहता है सॉइल को प्रिपेयर करने का, ठीक है। सॉइल प्रिपेयर कर दी हमने, लेवलिंग भी कर दी उसकी, ठीक है। उसके बाद रहता है सोइंग का, ठीक है। सोइंग क्या रहता है, जिसे हम बोलते हैं बीज रोपण। अब बीज रोपण करने से पहले हमें बीज तो सेलेक्ट करने पड़ेंगे, सीड्स जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। सीड्स जो रहते हैं बीज, तो इनको सेलेक्ट करना ये मेन काम रहता है फार्मर का। अगर बीज ही अच्छे नहीं होंगे तो फसल कैसे अच्छी होगी? तो बीज को कैसे सेलेक्ट करेंगे ये देखते हैं हम। तो एक आप इसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि फार्मर्स भी शायद यूज़ करते हैं। ये पानी एक बीकर लिया, उसमें पानी डाल दिया। तो पानी में क्या किया, उन बीज को डाल दिया, ठीक है। पानी में बीजों को डाल दिया, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि कुछ बीज जो हैं पानी के ऊपर तैरते नज़र आएंगे, यानी फ्लोट करते नज़र आएंगे आपको। और कुछ जो बीज रहेंगे वो पानी के नीचे रहेंगे। तो जो पानी के ऊपर जो बीज रहते हैं वो जो है हमारे डैमेज सीड्स रहते हैं दोस्तों। तो इस मेथड से जो है अपने फार्मर्स पता लगाते हैं कि ख़राब जो सीड्स हैं वो कौन से हैं, और जो ग्रोथ करने वाले सीड्स वो कौन से हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो जिससे हमें सीड्स का पता चलता है कि कौन सा सीड्स ख़राब है और कौन सा सीड अच्छा है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो सीड जो है सोइंग कैसे की जाती है? ट्रेडिशनल वे जो रहता है, ये रहता है हमारा एक बैल के थ्रू। इसमें कुछ फनल टाइप की एक जो है ये यहाँ पे ये रहती है, और नीचे कुछ शार्प एंड से वो पाइपें रहती हैं 3-4, जो कि ऊपर से सीड डालते रहते हैं और नीचे नीचे सीड गिरता रहता है इक्वल डिस्टेंस पे। तो इससे पहले ट्रेडिशनल टाइम में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। खैर आजकल के टाइम में विलेज तौर पर ये यूज़ अभी भी की जाती हैं, बट अभी तो ट्रैक्टर वगैरह यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर, तो वो देख लेते हैं हम। तो उसके ये नेक्स्ट चीज़ है हमारी। तो इसी चीज़ को परफॉर्म किया जाता है आजकल जो है सीड ड्रिल के द्वारा, ट्रैक्टर्स के थ्रू।
तो ये क्या करती है, हमारा टाइम भी बचाती है और लेबर भी बचाती है। इससे क्या होता है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को फेंकता है, जो कि आपस में जो कोलैबोरेट नहीं करते हैं, तो ग्रोथ भी अच्छी रहती है प्लांट्स की। तो इससे ये ट्रेडिशनल मेथड, ये मॉडर्न मेथड है हमारा बीज को सोने का, यानी कि बीज रोपण करने का। उसके बाद हमने बीज भी डाल दिए, ठीक है। अब बात आती है बीज को हम सिक्योर कैसे रखें, उस फसल को हम उसके उपजाऊ को कैसे बढ़ाएं। तो बात आती है मैन्योर और फर्टिलाइज़र की। मैन्योर्स को मैंने आपको बताता हूँ कि मैन्योर्स मैंने शायद बताया भी है आपको पहले। मैन्योर्स जो रहता है हमारा काऊ डंग जो है, जो हमारी एनिमल और प्लांट वेस्ट जो रहता है दोस्तों, अगर हम उसको खेतों में कहीं पे डाल देते हैं या खेतों पे फेंक देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो डिकम्पोज होके वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। वो हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं उपजाऊ के लिए, जो कि ऑर्गेनिक चीज़ है, यानी कि नेचुरल है। तो इससे अपनी खेतों की उपजाऊ भी बढ़ती है, फर्टिलिटी भी बढ़ती है और हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि फर्टिलाइज़र्स। तो फर्टिलाइज़र्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम स्प्रे के लिए कुछ ख़रीद लेते हैं, ठीक है। यूरिया जैसे हो गया, यूरिया ले लेते हैं हम। वाइट कलर की आपको पता होगा, जैसे हमारी चीनी होती है, सेमी कलर की हमारी यूरिया रहता है, तो वो हम खेतों पे छिड़कते हैं। कोई लिक्विड फॉर्म में भी रहता है फर्टिलाइज़र्स, तो वो हमारी सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स तो देते हैं, बट एक्चुअल में वो हमारी सॉइल के लिए ख़राब भी हैं। वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो रहती है, यानी उपजाऊता, तो उसको भी कम कर देता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स में तो रिच रहता है, बट कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ या हमारी सॉइल के लिए लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें मैन्योर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जो कि हिमाचल में रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है जयराम सरकार द्वारा, ठीक है। तो मैन्योर के रहते हैं कि ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और सॉइल इन न्यूट्रिएंट्स को अपने रूट्स, अपने प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स को अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ बात की जा रही है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जो आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 बीकर जो हैं, ये 3 गिलास लिए हैं इन लड़कियों ने, और एक में इन्होंने अपने सीड्स डाल दिए हैं, बी में भी सीड्स डाल दिए हैं, सी में भी सीड्स डाल दिए हैं, तीनों में सीड्स डाले हैं। ए में इन्होंने क्या किया कि मैन्योर डाल दिया, ए में मैन्योर डाल दिया, बी में इन्होंने फर्टिलाइज़र डाल दिए, यानी कि इनऑर्गेनिक स्टाफ मार्केट से जो लाई हुई चीज़ें हैं वो डाल दी, अपनी यूरिया वगैरह। और सी में है कुछ नहीं डाला इन्होंने, ठीक है। तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि ए में है, ए में इतनी फसल है, इतनी उपजाऊ है, और बी में इतना है और सी में इतना है। तो बी में सबसे ज़्यादा है हालांकि, बट ए में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलती है। बट अगर ग्रोथ थोड़ी सी भी कम है और ये हेल्दी है, तो मेरे ख्याल से ये बेटर तरीका है मैन्योर को यूज़ करने का। तो मैन्योर वाला मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, और ये प्रेफर भी करना चाहिए वैसे आज के टाइम में। खुद ही अपनी सब्जियों को उगाएं घर में, वो बेस्ट तरीका रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो हमारे फर्टिलाइज़र्स रहते हैं इम्पोर्टेंट। तो जो कुछ फर्टिलाइज़र्स जो हैं, जैसे कि यूरिया हो गया हमारा, अमोनियम सल्फेट, या आप नोट डाउन कर सकते हैं, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया, NPK जिसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, ये आप नोट डाउन कर लें। एक तो यूरिया हो गया, यूरिया के बाद आता है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट के बाद सुपर फॉस्फेट आता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये किसके प्रकार है, मतलब, ठीक है। तो पोटैश आ गया, पोटैश के बाद NPK, ये NPK करके टर्म आ जाएगी, ये पूछेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये फर्टिलाइज़र है। NPK का मतलब क्या है, N से नाइट्रोजन, P से पोटैश, K से पोटेशियम हो गया, और P से फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो फर्टिलाइज़र, हालांकि फर्टिलाइज़र जो है ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन ओवर द टाइम ये है क्या है कि सॉइल पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, तो और फर्टिलिटी भी ये कम कर देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया।
और इसकी जगह पे हम मैन्योर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव कर देता है और हमारी क्रॉप को भी इंक्रीज़ करता है। देखिए दोस्तों, अगर हम जैसे कि हमारा ये खेत है, तो खेत में एक जैसी अगर फसल हम उगाएंगे ओवर द टाइम, जैसे कि लगातार एक ही प्रकार की फसल हम उगाए जा रहे हैं एक ही खेत में, तो वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स है जो पर्टिकुलर उस क्रॉप को चाहिए, तो वो रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं वो बार बार एक ही क्रॉप लगाने से। तो इसका बेटर तरीका है कि आप कुछ समय में एक क्रॉप उगाएं और कुछ समय में दूसरी क्रॉप उगाएं, तो उस टाइम पे जो है वो रिकवर कर लेंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स। तो एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो ओवर द टाइम हम अलग अलग अगर क्रॉप को उगाएं वहाँ पे, तो हम उन न्यूट्रिएंट्स को रिकवर कर सकते हैं ओवर द टाइम। और दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली, काफ़ी बार ये आता है एग्ज़ाम में, जो बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है प्लांट की जो है रूट्स में, तो कौन सा बैक्टीरिया रहता है जो ग्रोथ करवाने में हेल्प प्रोवाइड करवाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। वो तो होता है दोस्तों राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बिल्कुल आप याद रखें, ये होता है लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में, ठीक है। तो ये जो हमारी नाइट्रोजन रहती है, नाइट्रोजन जो रहती है हमारी एयर में, तो वो जो कन्वर्ट करवाता है वो जो सॉइल में कन्वर्ट करवाते हैं, सॉइल की नाइट्रोजन में। तो जो प्लांट्स जो रहते हैं हमारे, वो जो गैसेस नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया जो रहता है, ये गैसेस जो नाइट्रोजन रहती है, ये सॉइल की नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके थ्रू ये रूट्स जो हैं प्लांट्स की, ये इसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया आप बिल्कुल याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उसके बाद बात आती है इरिगेशन की। हमने बीज उपजा दिए, ठीक है। अब बात आती है, हमने फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर लिए, मैन्योर भी यूज़ कर लिए, अब इरिगेशन की बात ही आती है। यानी इरिगेशन का मतलब है, इरिगेशन जो हम पानी लगाते हैं खेतों को, उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे फसल के टाइम का। तो सोर्सेज क्या रहते हैं यहाँ पे? ट्यूबवेल्स रहते हैं, वेल्स रहते हैं, पॉन्ड्स रहते हैं, लेक्स रहती हैं, डैम्स रहती हैं, कैनाल्स रहती हैं। ये पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें हमारी रहती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे पुराने टाइम में कि इस प्रकार से मोट जो रहता था, ये ऐसे ये गड़बी टाइप यहाँ पे है, तो ये पानी ऐसे फेंक के ये खेतों को लगाया जाता था। फिर मॉडर्न तरीका, ये भी पुराने टाइम में इस प्रकार से ये घूमता रहता था, और ये बैल के घूमने से ये भी घूमता था। यहाँ पे टब वगैरह लगे हैं, नीचे ये पानी रहता था और ये इसी प्रकार से पानी खेतों को लगता रहता था। एक ये तरीका हो गया, इसको ढेकली बोलते हैं, ठीक है। ये मोट हो गया, ये राहत बोलते हैं इसे। तो ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो हमें जो यूज़ की जाती हैं। अभी तो खैर पंप्स यूज़ होते हैं जिसमें डीजल, बायोगैस वगैरह इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मॉडर्न मेथड ऑफ जो है इरिगेशन क्या रहते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए दोस्तों, आपने काफ़ी न्यूज़ में कई बार देखा होगा कि इज़राइल जो इस सिस्टम को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है। वो क्या करते हैं कि उनके पास पानी की भी शॉर्टेज है, इसलिए वो इस चीज़ को अपनाते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम भी अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज रहती है। इवन इंडिया में भी ये चीज़ें इंक्रीजली डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि पानी वैसे भी अभी बहुत ज़रूरी है। अपकमिंग टाइम में पानी को सेव करना सीखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कुछ स्मॉल टाइप्स की ये पाइप्स रहती हैं, जो कि ऊपर से इनके जो होल्स रहते हैं वो काफ़ी टाइट रहते हैं, और यहाँ से पानी गिरता है और पर्टिकुलर अपने जो भी आसपास में जो क्रॉप है उस पर लग जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है ड्रिप सिस्टम। ये इससे भी अच्छा तरीका है। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है, प्लांट्स को पानी देता है। जहाँ पे इसकी रूट्स होंगी ना पर्टिकुलर, वहीं पे ये पानी फेंकेगा। तो ये इसको हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ये भी काफ़ी प्रचलित है आजकल के टाइम में। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ बीड्स। देखिए दोस्तों, हमने बात कर ली इसकी, इरिगेशन की बात कर ली। अब बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ बीड्स। जब हमने सब कुछ कर लिया, हमने पानी भी दे दिया, सब कुछ कर लिया, हमने बीज भी बो दिए। अब कुछ टाइम के बाद क्या रहता है, आपने नोटिस किया होगा कि खेतों में क्या रहता है कि छोटी छोटी घास जो क्रॉप के साथ उगने लगती है, उसे हम वीड्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। जो अननेसेसरी जो घास जो है खेतों में लग जाती है, उसे हम वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे वीडीसाइड्स क्या रहती हैं? 2,4-D जैसे केमिकल का नेम यहाँ पे दिया गया है। ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा आपको कि 2,4-D क्या चीज़ है, तो ये वीडीसाइड है। तो वीडीसाइड क्या करता है कि
ये स्प्रे जैसे कि किसान ये यूज़ कर रहा है, स्प्रे सिर्फ पानी में डिज़ोल्व करके स्प्रे को ये हम इसमें फेंकते हैं, तो ये क्या करता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है, वीड्स की जो अननेसेसरी जो घास वगैरह रहता है तो उनकी जो ग्रोथ को है उसको कम कर देता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये बात हो गई हमारी वीड्स की, जैसे कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये पर्टिकुलर मैंने उसका नाम भी बता दिया जो एलिमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट 2,4-D, ठीक है, ये वीडीसाइड का है, ये स्प्रे में यूज़ किया जाता है पानी के साथ डिज़ोल्व करके, तो ये आप ज़रूर याद रखें। उसके बाद बात आती है हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है दोस्तों, अभी भी हम सिक्कल यूज़ करते हैं गाँव के एरिया में घास को हार्वेस्टिंग करने के लिए, इसको काटने के लिए, क्रॉप को वगैरह को काटने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक सी बताई गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ जो लार्जर स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया। पंजाब में कर्बाइंस वगैरह यूज़ की जाती हैं क्योंकि वहाँ का एरिया जो खेत है काफ़ी बड़ा रहता है। तो हमारे पर्टिकुलर हिमाचल में तो काफ़ी छोटे छोटे खेत रहते हैं, वो भी डिवाइड किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंबाइन का यूज़ कम होता है। तो कंबाइन का यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि खुले मैदान है, यहाँ पे मैंने बताया पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में है, तो यहाँ पे कंबाइन के साथ ये हार्वेस्टिंग की जाती है। उसके बाद आती है थ्रेशिंग। दोस्तों थ्रेशिंग क्या चीज़ है, जब हम जो रहता है हमारा वेस्ट मटेरियल जो है और हमारे जो ग्रेन्स हैं वो सेपरेट करने के लिए हम थ्रेशिंग यूज़ करते हैं। थ्रेशिंग जो मशीन रहती है ट्रैक्टर के साथ यूज़ की जाती है। हमने देखा होगा कि एक साइड जो उसका वेस्ट मटेरियल एक साइड चला जाता है और जो हमारे ग्रेन्स हैं एक साइड चले जाते हैं। विनोइंग भी एक टेक्निक है, सेम ही चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये सेपरेट करने के लिए, तो इसे हम विनोइंग बोलते हैं। उसके बाद बात आती है कुछ फेस्टिवल्स के बारे में। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या, बिहू, ये पर्टिकुलर जो फेस्टिवल्स हैं दोस्तों ये हार्वेस्टिंग के टाइम में परफॉर्म किए जाते हैं और अलग अलग स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं। पोंगल जो है दोस्तों ये तमिलनाडु में बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा तमिलनाडु, आपने वहाँ पे टिक करना है। उसके बाद बैसाखी आ जाता है दोस्तों। बैसाखी जो है हमें पता है पंजाब का है। तो होली जो है ये भी ऑल इंडिया में ही नॉर्दर्न इंडिया में बनाया जाता है। दिवाली हो गया, ये भी हार्वेस्टिंग के टाइम में रहता है। नबन्या जो है ये वेस्ट बंगाल का है दोस्तों, ये याद रखना, वेस्ट बंगाल, ठीक है, साथ साथ में ये नोट डाउन कर लो जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है बिहू। बिहू जो है असम का है, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, तो ये असम का रहता है। उसके बाद बात आती है दोस्तों स्टोरेज की। सभी पार्ट अभी हमने पूरी फसल हमारी उग गई, हमने निकाल भी ली, और अभी बात आती है स्टोरेज की। तो स्टोरेज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क रहता है इसमें। तो हम इसे रखेंगे कैसे, देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी फसल को हम निकालते हैं फ्रेशली तो उसमें मॉइस्चर काफ़ी रहता है, और मॉइस्चर जो है अगर हम ऐसे विदाउट इसको सुखा के, अगर हम जैसे जो हमें ड्रमी जिसे हम बोलते हैं अपनी देसी भाषा में जो है, इसमें हम रख देते हैं, तो मॉइस्चर के साथ जो है इसमें क्या रैट्स वगैरह जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो अटैक कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हो गए तो वो अटैक कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि ये इसे हम सन में धूप में रख के हम इसे पहले सुखाते हैं अच्छी तरह, फिर हम इन्हें यहाँ पे अपने बर्तनों में रखते हैं, तो जिससे मॉइस्चर वगैरह काफ़ी जो रहता है वो निकल जाए, ताकि हम इससे पेस्ट और बैक्टीरिया जो फंगाई जो होती है उससे हम बचा सकें। तो ये कुछ तरीका है, इससे हम सेफ रख सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों गोदाम जैसे रहते हैं हमारे, वहाँ पे कैसे इन बोरियों में ये व्हीट वगैरह जो भी राइस हो गए, हमारी जो भी क्रॉप रहती है तो कैसे स्टोर की जाती है। यहाँ पे पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं, सिलोस जो है इसका नाम दिया गया है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ रहती हैं यहाँ पे, ये बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं इनमें डाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इन्हें हम सिलोस बोलते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम ग्रेनरीज बोल देते हैं, जो गोडाउन्स जो है रहते हैं। तो गोडाउन्स और जो सीलोज जो रहते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स फैक्ट्रीज़ में, तो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड कुछ यूज़ किए जाते हैं रेड्स वगैरह पेस्टिसाइड से बचने के लिए। तो नॉर्मली अगर हम होम की बात करें, अपने घरों की बात करें, तो आपने देखा होगा कि हम जो नीम के पत्ते रहते हैं
नीम के पत्ते को सुखाकर हम उसमें डाल देते हैं जो हमारा कंटेनर रहता है, ताकि वो सेफ़ रहे। तो ये तो अपने मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी रहती नहीं है होम के लिए, तो इसमें हम नीम के पत्ते वगैरह यूज़ कर लेते हैं। हालांकि हम जो पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं वो भी यूज़ करते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा तरीका रहता है हमारे होम के लिए यूज़ करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है दोस्तों, जहाँ पे पशुपालन एक साथ होता हो एक ही टाइप का, तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोल देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट मैंने एक फिल इन द ब्लैंक्स रखा है आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, आपने कितना अच्छी तरह से इसे लेक्चर को सुना है। तो चलिए उसे देख लेते हैं एक बार। तो ये जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं ऊपर, तो इन ऑप्शन को यूज़ करके आपने फिल इन द ब्लैंक्स में इसको भरना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल। मैंने आपको सबसे पहले बताया अगर एक ही प्रकार की हम प्लांट्स ग्रोन करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम क्रॉप बोल देते हैं गाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉप। आगे चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ डैश ऑफ द सॉइल। तो पहला स्टेप क्या रहता है दोस्तों, मैंने आपको डिस्कस किया, हमने प्रिपरेशन का देखा, ठीक है। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ना, तो ये रह गया प्रिपरेशन। उसके बाद आती है बात डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो क्या करते हैं डैमेज सीड, हम क्या लेते थे, बीकर लेते थे, उसमें पानी डाल देते थे, ठीक है, उसमें सीड्स डाल देते थे। कुछ समय के बाद हम देखते थे कि कुछ सीड्स क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोट। तो ये आपने अगर अच्छी तरह सुना है लेक्चर तो आपको याद होगा, यहाँ पे आएगा फ्लोट, फ्लोट कर जाते हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप sufficient sunlight and dash from soil are essential। तो क्या क्या ज़रूरी हैं, अभी दो तो ऑप्शन बचे हमारे पास, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। ऑलरेडी हमें पता है कि वाटर जो है और न्यूट्रिएंट जो है सॉइल की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, तो क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, सॉइल और न्यूट्रिएंट्स। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि चैप्टर 2 रहेगा। जय हिंद।